नमस्कार। कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पहली खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से है, जिसके अपने कई रंग हैं और जिनके ऊपर रंग चढ़ा है वो मस्ती में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को अगर आप देखें तो पिछले 2 दशकों में एक नया रोग लग गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस रास्ते पर चल रही है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, क्योंकि जनता उनके लिए भाड़ में पहले ही थी। अब उसमें आईएएस कैडर के उनके अपने साथी भी शामिल हो गए हैं। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि जो अफसर आज के दौर में बुलंदी पर हैं, महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो अपने ही कैडर के, अपने ही संगठन के साथियों की ओर देखना भी नहीं चाहते हैं। उनके लिए प्राथमिकता ये है कि उनका अपना पद बचा रहे। आईएएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के एक बहुत बड़े संगठन का नाम है, लेकिन वो एसोसिएशन अब खो गई है, खत्म हो गई है, निष्प्रभावी हो गई है। आपने रेलवे स्टेशनों पर सुना होगा, देखा होगा कई जगह कि दिस बिल्डिंग आर अबेंडेंड, वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उसके कार्यालय पर लिखा नहीं गया। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि आईएएस एसोसिएशन इज अबेंडेंड, यानी कि अब वो निष्प्रयोज्य हो गई है। अब आईएएस अफसरों का एकमात्र उद्देश्य ये रह गया है कि वो मुख्यमंत्री की नज़रों में बने रहें, सरकार उनसे खुश रहे, उनके नंबर बढ़े रहें, उनके साथी, उनके बैचमेट चाहे दुर्दिन में गुजर रहे हों, वो उनकी पैरवी करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। पहले आईएएस सम्मेलन होता था, एसोसिएशन की मीटिंगें होती थी, आईएएस वीक होता था, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारे लोग उसमें रहते थे। लेकिन अब तो 7-8 सालों से लोग इस चीज़ को भूल गए। जो नए आईएएस अफसर आए कैडर में, उनको तो खैर कोई उनकी मेमोरी ही नहीं होगी, ना उनका कोई यादें रहेंगी। कैडर में अगर किसी अधिकारी के सामने कोई परेशानी आ गई, कोई गलती हो गई, पीड़ा हो गई, तो उस सूचना को पहले लोग एसोसिएशन के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ऐसा करने का साहस किसी अफसर में बचा नहीं। वैसा करने वाले हिम्मती अधिकारी भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार, जो इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बलकार सिंह जो आवास आयुक्त हैं, वो इस समय सचिव हैं आईएएस एसोसिएशन के। लेकिन पूरा कैलेंडर ईयर बदल गया, इनके नेतृत्व में एक बैठक तक नहीं हुई। आप ये कह सकते हैं कि कर ही नहीं पाए, विचार ही नहीं किया, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जब कोई नहीं हुई, अब तो खाली नाम दे दिया जाता है कि ये अध्यक्ष हो गए, ये सचिव हो गए। फिर साल 2 साल में कोई रिटायर होता, फिर कहते हैं ये अध्यक्ष बना दिए गए, ये सचिव हो गए। आईएएस वीक नहीं मना, एजीएम नहीं हुई, एसोसिएशन के नाम पर अब कुछ नहीं रह गया। आज ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि एक नया ऐलान हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब आईएएस अफसरों का एक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी महीने हो जाए या फरवरी में हो। अभी आईपीएस का हुआ, 2 दिन चला, आईएएस का भी 2 दिन का होगा। पूरे प्रदेश के अधिकारी इसमें जुटेंगे, इसमें भविष्य के विकास की नीति बनेगी, कार्यक्रम होंगे, योजनाओं पर मंथन होगा, प्रेजेंटेशन होगा। यही सब कुछ आईएएस वीक में भी होता था, बस उसमें थोड़ा कल्चरल पार्टी, डिनर पार्टी, स्पोर्ट, ये सब भी हो जाता था। लोग एक दूसरे के घरों पर डिनर आयोजित करते थे, वहाँ समूह में डिनर होते थे, तो बहुत सारे नए अधिकारी अपने बॉसेस से, पुराने लोगों से मिल लेते थे। बड़ा सारा परिवर्तन आ गया। तो अब एसोसिएशन के नाम पर कुछ बचा नहीं है, तो क्यों ना इस आईएएस एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया जाए। जो ये ना आवाज़ उठा पावे कि हमारे एक एक साथी 8-8 साल से, 9-9 साल से एक जगह पड़े हैं, इनकी सुधि ले लो,
इनका निलंबन गलत हो गया है, इनकी जांच गलत हो रही है, वो ये बात मुख्यमंत्री के सामने रख सके। तो जब कुछ रखने नहीं है तो संगठन का मतलब क्या रह गया? खत्म करो। जब सबको अपना अपना देखना है तो अपनी अपनी जान बचाओ, काहे समूह की बात कर रहे हैं। अब बात बहू रानी की। बहू रानी इसलिए क्योंकि बड़े घरों में, परिवारों में महिलाएं जब ब्याह कर आती हैं तो उनका नाम कम लोग लेते हैं, उनको बहू रानी ही बुलाते हैं। मुलायम सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसी प्रकार की प्रतिष्ठा और सम्मान वाला परिवार रहा है। लेकिन उनके परिवार की एक बहू रानी इन दिनों फिर चर्चा पर है। कहा जाए उनकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वो KGMU में पहुंच गई थी, वहाँ बड़ा हंगामा हो गया। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उसके बाद भी वहाँ पर तोड़ा ताड़ी हो गई और पुलिस बुलानी पड़ी। बात अपर्णा यादव की हो रही है, जो इस समय राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और वो विवादों में हैं। कहा जाता है कि KGMU की VC एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक डॉक्टर पर एक महिला ने रेप के आरोप लगाए थे, उसमें अपर्णा यादव भी महिला आयोग की तरफ से जांच कर रही थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ बिना पूर्व सूचना के पहुंच गई। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो विशाखा कमेटी बनी है, जो महिला उत्पीड़न की जांच कर रही है, वो जांच सही नहीं कर रही है। उनके समर्थकों ने कुलपति सोनिया नित्यानंद के कमरे में घुसकर कुर्सी मेज फेंक दी, माइक तोड़ दिया, VC को बैक डोर से बाहर निकाल कर ले जाना पड़ा। पूरे मामले में खलल पड़ गया। कुलपति अपना कार्यालय छोड़कर भाग खड़ी हुई। सियासत के जानकार ये मानते हैं कि इसको लेकर कई सारे विचार हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और वो प्रतीक यादव के साथ उनकी शादी हुई है 2011 में। वो फिर राजनीति में भी आ गई। 2017 में वो समाजवादी पार्टी से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। मुलायम सिंह जब बीमार हुए तो उसके बाद वो बगावत करके समाजवादी पार्टी से BJP में आ गई। 2022 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उन्होंने मोदी की तारीफ शुरू कर दी। दिल्ली में BJP ज्वाइन कर ली। BJP ने लेकिन उनका नाम तो खूब भुनाया, पर उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिल पाया, ना ही वो 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ पाई। उनकी पहचान मुलायम परिवार के बहू के तौर पर ही बनकर रह गई है। लेकिन इसी बीच 2024 में उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि मुलायम परिवार की बहू के लिए यह पद बहुत छोटा था। आप ये कह सकते हैं ये उनको एक सांत्वना पुरस्कार ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। भाई जिस परिवार में MP, MLA, मिनिस्टर बनाए जाते हो, मुख्यमंत्री बनाए जाते हो, वहाँ पर उनके परिवार की एक छोटी बहू एक सांत्वना पुरस्कार लेकर राज्य महिला आयोग में बैठा है, कितना लोगों को बात समझ में आएगी? राजनीति में कोई इसको हजम नहीं कर पाता है। KGMU का जो विवाद था वो लोग मानते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का था। उनके समर्थक भी मानते हैं कि ऐसे मामलों को अपर्णा यादव उठाती हैं जिससे BJP को फायदा हो और पार्टी की नज़र में उनके नंबर बढ़ें। अब ये महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? इसी साल अक्टूबर में राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP नाम भेजेगी। चुनाव तो 10 सीटों पर है, 2 पर सपा जाएगी, 8 पर BJP का दावा है। अपर्णा यादव को राज्यसभा के लिए क्या BJP में उम्मीदवार बनाया जा सकता है? हो सकता है कि उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उनको राज्यसभा में भेजा जाए। उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। अगर वो राज्यसभा नहीं जा पाती हैं तो फिर विधान परिषद का भी नंबर है। भाई यहाँ नहीं दोगे वहाँ दो, वो हैं सदन की ही दावेदार। तो ये जो अपर्णा यादव की तेजी है, इसको लोग राजनीति के
उच्च सदन से जोड़कर देखते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा चाहे यूपी में चाहे देश की संसद में पहुंचने की है। एक तीसरा एंगल और बनता है, वो ये कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अब साल भर से ज़्यादा बचा नहीं है। हो सकता है कि इन दोनों जगहों पर भी अगर सफलता ना मिले तो फिर वो लखनऊ में बीजेपी के टिकट का दावा ठोकेंगे। वैसे देखिए, मुलायम परिवार के लिए विधायक बनना, सांसद बनना बहुत चुटकियों का खेल है, बहुत मामूली बात है। लेकिन जब वो बीजेपी में चली गई तो यहाँ बड़ा कठिन काम है। यहाँ चप्पल घिस जाती है और कई सालों तक चक्कर लगाना पड़ता है। इतने बड़े परिवार की बहू थी, 22 से 26 की बात हो रही है, 4 साल में कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब इस बार भी अगर नहीं मिला तो फिर सारा त्याग, सारी बगावत किस काम की? ये बीजेपी के कर्णधारों को सोचना होगा कि मुलायम परिवार में टूट का जो हंगामा था उसका लाभ तो आपने ले लिया, लेकिन जो टूट के आया वो आसमान से चला था, बीच में उसे आपने रोक रखा, जमीन पर उतरने नहीं दिया। अब बात फिर एक IAS अफसर की जो बड़े चर्चित हैं, जिनका नाम इस समय प्रदेश में गूंज रहा है। कहते हैं कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है, एकदम लबालब है, पर वो फूट ही नहीं रहा है। सरकार ना तो उस पर ढेला मार रही है, ना तो डंडा मार रही है। हालांकि जब वो फंसे थे तो उनके खिलाफ सरकार ने बहुत जोर शोर से कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन वह कार्रवाई आज तक अपने अंजाम पर पहुंची ही नहीं और सिर्फ हल्ला मचाकर वाहवाही लूट ली गई, बाकी मामले को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। बात 2006 बैच के बदनाम IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश की है, जो इन्वेस्ट यूपी में घूसखोरी के मामले में निलंबित चल रहे हैं। मामला लगभग 1 साल होने को आया है, पर अभिषेक प्रकाश पर निलंबन के अलावा और कोई दूसरी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अभिषेक प्रकाश पर जब निलंबन हुआ था, भ्रष्टाचार का मामला खुला था, तब सरकार ने 3 तरफ से जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन जब आप 1 साल बाद इस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वह ढाक के 3 पात वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। तीनों कमेटी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभिषेक प्रकाश के कहने पर जिसने घूस की रकम ली उस पर FIR हुई, छापा पड़ा, जेल गया, ED भी उसके ऊपर जुटी हुई है। अब बताइए किस तरह का इंसाफ की व्यवस्था चल रही है? ये दोहरा चरित्र किसके लिए है? आम जनमानस में भी ये चर्चा है कि आज तक FIR में अभिषेक प्रकाश का नाम क्यों नहीं जुड़ पाया, क्यों कोई एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, जबकि विजिलेंस जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है, पुलिस अलग जांच कर रही है, विभागीय जांच अलग चल रही है। जांच पर जांच है, लेकिन अभिषेक प्रकाश खुलेआम घूम रहे हैं। यह कानून का मजाक बनाने जैसा है, क्योंकि एक IAS अधिकारी को सिर्फ इस बात का संरक्षण है कि सरकार उनके मामले में हर बात पर स्वीकृति देगी, अभियोजन में स्वीकृति देगी। अब स्वीकृति की फाइल लटकी हुई है। भाई, जिससे घूस ली, जिसने घूस दी, सब बेनकाब हैं, लेकिन जिसने फाइल को निरस्त किया, कहा कि इनको घूस दे के आओ, उस अफसर का कुछ हो ही नहीं रहा है। अभिषेक प्रकाश जैसे भ्रष्टाचारी अफसर का कोई एक कारनामा तो है नहीं जो आपको बताया जाए। एक लंबी फेहरिस्त है, हर कोई जानता है, इस पर बार बार चर्चा होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो मन में किसके खोट है? अभिषेक प्रकाश को कौन बचा रहा है? FIR में नाम जुड़ा नहीं, पुलिस कहती भैया हमें पूछताछ के लिए अनुमति दे दो,
तो कभी कहते हैं कि न्याय विभाग में फाइल गई है, कभी कहते हैं कि कार्मिक में फाइल गई है, सतर्कता के नाम पर लटकाई जाती है। 1 साल से अनुमति नहीं मिली। इस 1 साल में यह चर्चा लेकिन बार बार आई कि अभिषेक प्रकाश वापसी करने वाले हैं, उनका सब मामला दब जाएगा। उनकी पहुंच का दम बहुत तगड़ा है, ऊंचा है। तो एक तरफ तो 3-4 एजेंसी जांच लगाए हो, दूसरी तरफ ये रूमर आता है, तो लोगों को यह लगता है कि सरकार ने क्या पहली कार्रवाई बेमन से की थी या खाली किसी के दबाव में कर दी, दिल्ली उल्ली वाला कोई मामला आ गया हो। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार जग जाहिर हो चुके हैं, फिर उन पर जीरो टॉलरेंस क्यों है? भाई ये इस नारे को अभिषेक प्रकाश फेल कर रहे हैं और सरकार को इस नारे की कीमत को बचाना पड़ेगा, उसकी इज्जत को बचाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो खिलाफ कार्रवाई है वो दिखावटी नहीं होनी चाहिए। सबकी निगाह है इस पर, रिजल्ट चाहिए। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नजीर बने कि योगी सरकार चुनावी मंच से भी यह कहा है कि जिसने जिसने भ्रष्टाचार किया उसको सलाखों के पीछे भेजा, और ना हो तो अभिषेक प्रकाश को देख लेना। तो जरा खोदो, फिर तो पहाड़ भरभरा के गिरेगा ही, लेकिन अभी जब खुदाई नहीं शुरू हुई तो पहाड़ तो टिका हुआ है, पता नहीं कब सर उठा दे। अब बात एक और बहुत चर्चित खबर की, अफसरों के एक ऐसे कारनामे की जिनको सुनकर आपको भी मजा आएगा। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में संगीत प्रेम कई जगहों पर पाया जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर संगीत के साथ साथ आपको छपास का रोग भी लग जाए और वो भी सरकारी पैसे पर, तब तो समझो कि नेताओं तक की कुर्सी हिल जाएगी। आजकल इन दिनों एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के अफसरशाही में हंगामा मचाए हुए है। ये हंगामा दिल्ली से सटे नोएडा इलाके का है, जहां प्राधिकरण के अधिकारियों ने खुद को ही खुदा घोषित कर लिया है। मामला नए साल का है। नए साल पर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने कैलेंडर छपवाया, कैलेंडर पर अपनी फोटो छपवाई और खूब तालियां बजवाई। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश एम और दूसरे हैं ईडी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद भी छपास के बड़े भारी शौकीन निकले। गोरखपुर के रहने वाले हैं, पीसीएस से आईएएस बने हैं। उन्होंने एक कैलेंडर छपवाया जिसमें लोकेश एम बीड़ा वादन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम से इसका विमोचन भी करवाया गया। हैरत की बात यह है कि अफसर इतने मदहोश हो गए कि उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री का, ना तो प्रधानमंत्री का, ना राष्ट्रपति का, किसी का भी कैलेंडर पर कोई फोटो नहीं लगने दिया। यानी कि वो स्वयंभू नोएडा इलाके के एकमात्र सेलिब्रिटी बन गए कि हम ही को देखो, हम ही को जानो। घर घर में कैलेंडर टांगो उनके फोटो के साथ। और खासियत इस बात की है कि उनकी फोटो उस महीने पर छपी है जहां पर लोकेश एम महेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है। अब आप सोचिए कि जब घर में वो महीना आएगा अप्रैल का और फोटो आप खींचेंगे, दीवार पर लोकेश एम साहब बीड़ा बजाते हुए टंगे हैं, आप उनको दर्शन करिए, प्रणाम करिए, अगरबत्ती जलाइए। तो वीणा वादन तो हमने अपने देवताओं में देखा है, सरस्वती का देखा है, नारद का देखा है, तीसरा लोकेश एम का देख रहे हैं। जैसे स्वर्ग में बैठकर सरस्वती जी सितार बजाती हैं, बीड़ा बजाती हैं, उसी तरह बजा रहे हैं। इसी कैलेंडर में महेंद्र प्रसाद एक फिल्मी सितारे की तरह मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकारी पैसा है, हजारों लाखों कैलेंडर छाप लो, जो मनाए वो कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए ये बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी की सरकार में नौकरशाही बेलगाम हो रही है।
सरकारी पैसे पर महिमा मंडन चल रहा है। महेंद्र प्रसाद को सरकार ने इस स्वेच्छाचारिता के लिए वेटिंग में डाल दिया है नोएडा से हटाकर, लेकिन लोकेश यम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है, क्या नोएडा की जो नौकरशाही है उसने खुद को लखनऊ के नियंत्रण से ऊपर समझ लिया है? क्या यह महज सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी लोकेश यम की है? लोकेश यम ऐसा तो है नहीं, वहां 2 साल से तैनात हैं, और एक तरह के अपराध में 2 तरह की सजा कैसे होगी कि महेंद्र प्रसाद को हटा दो और लोकेश यम जिसने विमोचन किया कैलेंडर का उसको छोड़ दो। हालांकि एक सुगबुगाहट ये चली कि सरकार लोकेश यम पर कार्रवाई करने वाली है, उनको हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर मयूर महेश्वरी नोएडा के नए सीईओ बनाए जा सकते हैं। एक नाम और आया था लेकिन वो किन्हीं कारणों से रह गया, रोशन जैकब का। तो लोकेश यम अभी भी नोएडा के सीईओ बने हुए हैं, वो बने रहें, अच्छी बात है। हमारे यहाँ अफसरों को सर्वगुण संपन्न माना गया है और इसका वो कभी कभी प्रदर्शन करते रहते हैं। भाई अफसर भी वही, नेता भी वही, कलाकार भी वही। तो बेलगाम होती इस व्यवस्था में अगर कार्रवाई तेजी से नहीं होगी तो ये भ्रम भी पैदा होगा और लोगों में निराशा भी फैलेगी कि बड़े बड़े अफसर कुछ भी करें, इनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। कार्रवाई तो बराबर की होनी चाहिए थी। नेताओं को तो हमने देवता बनते, भगवान बनते देखा है, कई बार उनको लोग होर्डिंग में, पोस्टर में कराते हैं। अफसरों को भगवान बनते पहली बार देखा गया है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते सामाजिक व्यवस्था में नेताओं के करप्शन पर तो बहुत सारे जोक बनते रहे हैं, बहुत खुली आलोचनाएं होती हैं, लेकिन अफसरों के मामले में ऐसा कम हो पाता है। फिलहाल रफ़ीक सादानी जो अवधी के एक बहुत प्योर और पक्के शायर हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि ई महंगाई, ई बेकारी, नफरत के फैली बीमारी और दुखी रहे जनता बेचारी, बिकी जात बाय लोटा थारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। मनमानी हड़ताल करत हो, देशवा का कंगाल करत हो, खुद का माला माल करत हो, तोहरन दम से चोर बाजारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। बरखा में विद्यालय ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा, और नहर के खुलते दुई पुल बहेगा, तोहरन पूत के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। नमस्कार।